गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किए थे जिसका आपको 3 पॉइंट बताया गया था। पहला पॉइंट आपको यह बताए थे कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट होता है। सेकंड पॉइंट बताए थे कि ऑर्बिट टोटल कितना है, तो इनफाइनाइट है। ऑर्बिट को 1, 2, 3, 4 या KLMN कह सकते हैं। हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी है, इसीलिए ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। E1, E2, E3, E4। इनफाइनाइटवां ऑर्बिट है तो E इनफाइनाइट। थर्ड पॉइंट बताए थे कि हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी, हर एनर्जी निकालने का आपका फॉर्मूला भी आपको दिया गया था। एक जूल में निकालने का फॉर्मूला दिया गया था, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का फॉर्मूला दिया गया था और एक अर्ग में निकालने का दिया गया था फॉर्मूला। जूल को बता दिए थे कि SI यूनिट है एनर्जी का, अर्ग को बता दिए थे CGS यूनिट है एनर्जी का। अब हम लोग उस थर्ड पॉइंट के आगे बढ़ने जा रहे हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर भागिएगा, एटम में जो न्यूक्लियस है उससे आप जैसे जैसे दूर भागिएगा, वैसे वैसे ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो बढ़ते चला जाएगा। एनर्जी इंक्रीजेस। इसको हम एग्जाम्पल के मदद से भी सिखाएंगे। सबसे पहले ये चौथा पॉइंट हम दोबारा बोल दे। एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वैल्यू ऑफ एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं, एज वी मूव away from the nucleus, value of energy goes on increasing। जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर भागते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ते चला जाता है। जैसे बात समझिए, एनर्जी निकालने का, ऑर्बिट का एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया था पिछले क्लास में, -13.6 इंटू Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक एनर्जी निकालने का जनरल फॉर्मूला दिया गया था। इस फॉर्मूले में यह बताया गया था कि Z क्या है, तो एटॉमिक नंबर, और N क्या है तो ऑर्बिट नंबर। आपको यह बात दोबारा बता दे, पिछले क्लास में भी ये बताए हैं कि बोर्स साहब ये जो अपना एटॉमिक मॉडल दिए हैं वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसीज के लिए दिए हैं। वैसे स्पेसीज के लिए जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम +2 उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही एटम, ऐसे ही आयंस जिसमें कि केवल एक इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसीज के लिए वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसीज के लिए ये बोर साहब का मॉडल दिया हुआ है। तो ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बताया गया था। अब अगर हमको मन है कि हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हम चाहते हैं कि पहले ऑर्बिट का एनर्जी निकाले, दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी निकाले, तीसरे का एनर्जी निकाले, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का। अब हम लोग ये पहले ऑर्बिट का एनर्जी निकालने जा रहे हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे -13.6। Z है तो हाइड्रोजन के लिए तो 1 हो गया, और यहां लिख दे रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट है इसीलिए E1 लिखे हैं, तो यहां N के जगह पे 1 लिखेंगे। अब ये 1² खत्म हो गया, तो ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहले ऑर्बिट का एनर्जी हो गया हाइड्रोजन एटम का। अब हमको मन है कि चलो दूसरे ऑर्बिट का निकालते हैं, फॉर सेकंड ऑर्बिट। ये बात एकदम दिमाग में रखिएगा कि हाइड्रोजन एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट है। ये नहीं कि 9th 10th में पढ़ के आए हैं कि हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है।
सेकेंड ऑर्बिट के लिए हम लोग लिखेंगे E2, क्योंकि हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी है, हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी है, इसीलिए ऑर्बिट को एनर्जी लेवल कहते हैं। तो सेकेंड ऑर्बिट का अगर एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। चूंकि हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट का बात कर रहे हैं तो यहां तो 1 ही रखेंगे, और सेकेंड ऑर्बिट तो 2 का स्क्वायर। अब -13.6 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ये देखिए कि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी इतना आया, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी इतना आया, आप इन दोनों को कंपेयर करिए कि किसका वैल्यू ज्यादा है, तो सेकेंड वाले का वैल्यू ज्यादा है। तो इसीलिए ये लिखे हैं कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर भागिएगा एनर्जी का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। अब कोई बच्चा ऐसा दिमाग में मन नहीं रखे कि सर हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट होता है, तो ये आप 9th-10th में पढ़े हैं कि हाइड्रोजन में एक ऑर्बिट है, तो लिथियम में 2 ऑर्बिट है। आपको यहाँ पे हम बता दिए कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का इनफाइनाइट है, किसी भी एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इनफाइनाइट है, वो चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, सोडियम हो, किसी भी एटम में। हाँ, ये बात है कि एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, आगे का ऑर्बिट खाली है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इनफाइनाइट है। तो अगर उसी तरीके से अगर थर्ड ऑर्बिट का बात करें, फॉर थर्ड ऑर्बिट एनर्जी हो गया E3 -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन की जगह पे 3 रख दिए हैं, ये आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियस से आगे बढ़ते जा रहे हैं, एनर्जी का वैल्यू बढ़ते चला जा रहा है। अगर ये बढ़ते 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 अगर इनफाइनाइट हो जाए तो ये वैल्यू भी बढ़ते 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 0 तक पहुंच जाएगा। तो ये माइंड में रखिएगा 5th नंबर पॉइंट कि एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट इज 0। एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट इज 0। नोट कर लीजिए इसको। छठा नंबर पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in any orbit can be calculated by using formula 2n²। देखिए रदरफोर्ड के मॉडल के फेलियर में ये बात आपको बताया गया था कि रदरफोर्ड साहब ये नहीं बताए थे कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बोर साहब इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला दिए 2n², जिस फॉर्मूला से आप किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में n का मतलब है ऑर्बिट नंबर। अगर आपको पहले ऑर्बिट में कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो n को 1 रखना होगा। अब 2n² में n को अगर आप 1 रखिएगा तो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से अगर सेकेंड ऑर्बिट है, आप चाहिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना तो n को 2 रखना पड़ेगा। अब 2n² में n को अगर आप 2 रखिएगा तो आएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ थर्ड ऑर्बिट का, ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट का। इसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये है पॉइंट नंबर 6। टोटल 10 पॉइंट है बोर्स एटॉमिक मॉडल में। अभी हम लोग 6 पॉइंट कंप्लीट किए। अब 7वें पॉइंट पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। 7वां नंबर पॉइंट है, समझिएगा, जैसे एटम का न्यूक्लियस है, ये सारा ऑर्बिट है,
ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, ये पांचवा ऑर्बिट, इसी तरीके से इनफाइनाइटवां ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट को E1, दूसरे को E2, तीसरे को E3, चौथे को E4, पांचवें को E5, इनफाइनाइटवें को E इंफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है, आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी सप्लाई किए। इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी कैसे सप्लाई कर सकते हैं? तो कोई भी जैसे लोहे का रॉड है, उसको आप तेज धूप में रख दीजिए, आग में रख दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करवा दीजिए, या उस पर कोई हाई इंटेंसिटी वाला रेडिएशन गिरा दीजिए। तो ये सब तरीका है जिससे कि आप बाहर से एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर से एनर्जी सप्लाई करिएगा तो वो इलेक्ट्रॉन आगे के ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा? इस वाले ऑर्बिट में कि इस वाले ऑर्बिट में कि और आगे और आगे, ये डिपेंड करता है सप्लाइड एनर्जी पे कि आप एनर्जी कितना दिए हैं। कम एनर्जी दीजिएगा तो बगल वाले में, थोड़ा और ज्यादा तो और आगे वाले ऑर्बिट में, और ज्यादा एनर्जी दीजिएगा तो और आगे भागेगा। जिस हिसाब से एनर्जी दीजिएगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन आगे के ऑर्बिट में जंप करेगा। जब इलेक्ट्रॉन आगे के ऑर्बिट में जंप करेगा तो हम लोग कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में इसलिए बोलेंगे क्योंकि अपने एनर्जी से नहीं गया है, आप जो बाहर से एनर्जी सप्लाई किए हैं उस एनर्जी को यूज करते हुए वो आगे भागा है। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ गया। एक्साइटेड स्टेट लेस स्टेबल होता है। ये एक बात दिमाग में रखिएगा कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में उल्टा रिलेशन है। ये बार बार सुनने को मिलेगा, तो इससे तो दोस्ती ही हो जाएगा आपका। अभी तो इसको याद रखिए कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में उल्टा रिलेशन होता है। जब एनर्जी बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटता है। आप एनर्जी बढ़ाएं, इलेक्ट्रॉन आगे भागा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास जब एनर्जी ज्यादा हो गया तो वो लेस स्टेबल हो गया। लेस स्टेबल होने के बाद वो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है सारे एनर्जी को वो लॉस कर देगा। अब फिर से जहां था वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। पहले जो इतना बात बताएं, पहले इसको वर्ड में लिखते हैं हम लोग। तो हम यहां से लिखने जा रहे हैं ये 7वां पॉइंट जो आपको अभी इतना दूर समझाए हैं, ये लिखने जा रहे हैं। When energy is supplied to an electron, when energy is supplied to an electron, then it will jump to higher energy level. When energy is supplied to an electron, then it will jump to higher energy level. This state of electron is called excited state. When energy is supplied to an electron, then it will jump to higher energy level. This state of electron is called excited state. In this state, electron is less stable. That's why it loses all of its absorbed energy and comes
टू ग्राउंड स्टेट। देखिए अभी तक जितना बात आपको समझाया गया, अभी केवल उतना ही बात लिखवाए हैं। बात ये समझाए कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में है, आप उसको बाहर से एनर्जी सप्लाई कीजिएगा तो वो अपने से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। यही लिखा हुआ है कि व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन देन इट विल जंप टू हायर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा एनर्जी लेने के बाद, तो कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ गया। दिस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन जब आगे भाग गया एनर्जी लेने के बाद, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल है। इन दिस स्टेट इलेक्ट्रॉन इज लेस स्टेबल। यही कारण है कि वो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है सारे एनर्जी का लॉस कर देगा, अब फिर से जहां था वहीं चला आएगा। That's why it loses all of its absorbed energy and comes to ground state। अब आगे लिख रहे हैं इसी पॉइंट में कि चेंज इन एनर्जी, जिसको हम लोग डेल्टा ई से दिखाते हैं, चेंज इन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड by using formula डेल्टा E इज इक्वल्स टू EF माइनस EI। इस बात को समझाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई पूछ दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, और हम चाहते हैं कि ये तीसरे ऑर्बिट में चला जाए, थर्ड ऑर्बिट में, तो कितना एनर्जी इसको दे कि ये तीसरे ऑर्बिट में चला जाए। क्वेश्चन अगर इस तरीके से कोई पूछ दिया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, कि अगर हाइड्रोजन का एटम है उसमें अगर हम चाहते हैं कि पहले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो जाए तो कितना एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा। तो वही एनर्जी जो सप्लाई करना पड़ेगा वो निकालने का तरीका है EF माइनस EI। यहां ये जो EF लिखा हुआ है, EF का मतलब होता है फाइनल एनर्जी। जी फिर से सुन लीजिए, ये जो EF लिखा हुआ है, EF का मतलब होता है फाइनल एनर्जी। ये जो EI लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इनिशियल एनर्जी। अब कोई पूछे कि फाइनल एनर्जी क्या होता है, इनिशियल एनर्जी क्या होता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन शुरू में अगर पहले ऑर्बिट में है और उसको शिफ्ट करना है तीसरे ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन है कहां पे, पहले ऑर्बिट में, तो पहले ऑर्बिट के एनर्जी को कह देंगे इनिशियल एनर्जी। ये शुरुआत में इलेक्ट्रॉन है कहां, अब उसको पहुंचाना कहां पे, तीसरे ऑर्बिट में, तो तीसरे ऑर्बिट के एनर्जी को कह देंगे फाइनल एनर्जी। अगर कोई आपसे पूछ दे कि हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो तीसरे ऑर्बिट के एनर्जी में से घटाना होगा पहले ऑर्बिट का एनर्जी। थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा। उतना एनर्जी अगर आप दीजिएगा तो हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ऐसा सवाल अभी आपको हम सिखाएंगे। अभी ये 7वां पॉइंट हुआ, 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट, 10वां पॉइंट बताने के पहले ऐसा क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे, तब पॉइंट नंबर 8, 9, 10 में आगे बढ़ते हैं। पहले ये 7 पॉइंट आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब एक छोटा सा सवाल हम लोग देखते हैं 7th पॉइंट को समझने के लिए। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट
required to shift electron in hydrogen atom from n बराबर 1 to n बराबर 2 ऑर्बिट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जरूरत है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच अमाउंट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज नहीं होगा, यहां व्हाट होता तब इज होता। हाँ सुनिए, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जरूरत है अगर आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना चाहते हैं हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। तो करना क्या है कि एक छोटा सा एटम बना दे, हाइड्रोजन एटम, ये हो गया पहला ऑर्बिट, ये हो गया दूसरा ऑर्बिट। क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जरूरत है, ये क्वेश्चन है। डेल्टा ई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये है डेल्टा ई निकालने का फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन शुरुआत में है कहा तो पहले ऑर्बिट में, तो ये हो गया इनिशियल एनर्जी, यहां का एनर्जी। पहुंचाना कहां पे है तो दूसरे ऑर्बिट में, तो यहां का एनर्जी हो गया फाइनल एनर्जी। अब हमको इसको पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में पहुंचाना है तो दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी हो गया फाइनल एनर्जी और पहले ऑर्बिट का एनर्जी हो गया इनिशियल एनर्जी। एनर्जी जो कैलकुलेट करना है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे सेकेंड ऑर्बिट का, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड 1 रखे क्योंकि एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम का बात कर रहा है, एटम हाइड्रोजन है तो जेड को 1 रख दिए। सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस लगाए। अब फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब देखिए -13.6 को अगर 4 से आप डिवाइड करिएगा तो आएगा -3.4, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसको ऑपरेट करिएगा तो आएगा 13.6। अब 13.6 में से 3.4 को आप घटा दीजिए तो आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव में। मतलब अगर आप इतना एनर्जी सप्लाई कर दीजिएगा तो हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। ये तो हो गया ये क्वेश्चन। अब आप अपने से क्या करिए, एक सवाल बनाइए जिसमें इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में पहुंचाना है। तो पहले आप कॉपी पर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये तो पहले नोट कर लीजिए, फिर ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद फिर आप ये सेकंड क्वेश्चन आप अपने से नोट करिए कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट। और आप क्या करिए कि न्यूक्लियस बनाइए, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट बनाइए, इलेक्ट्रॉन को पहले से तीसरे में शिफ्ट करवाइए और उसके बाद फॉर्मूला लगा के अपने से बनाइए। वीडियो को आप यहीं पे रोक दीजिए और उसके बाद पहले आप बनाने का काम कीजिए। उसके बाद जब आप बना लीजिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए और देखिए कि मेरे द्वारा ये कैसे बनाया गया। ठीक है, इतना पहले नोट कीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन एटम का बात कर रहा था, तो हाइड्रोजन एटम बना रहे हैं, न्यूक्लियस, 3 ऑर्बिट का जिक्र किया इसलिए 3 ऑर्बिट बनाए हैं हाइड्रोजन एटम में। क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में जंप करवाना है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी होगा वो होगा इनिशियल एनर्जी और जो थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी होगा वो होगा फाइनल एनर्जी। क्वेश्चन में यही है कि कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जरूरत है।
अब देखिए, ये जो डेल्टा ई निकालना है हमको, डेल्टा ई निकालने का फॉर्मूला है EF माइनस EI, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी किसका रखेंगे तो थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी, और इनिशियल तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी। थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाएंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। माइनस का साइन है तो माइनस, फिर है ये फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। 13.6 को अगर 9 से डिवाइड करिएगा तो -1.51 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस और ये 13.6, इसी को ऑपरेट करना है तो ये हो जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को दे दीजिएगा तो ये थर्ड ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देने जा रहे हैं 7th पॉइंट से ही रिलेटेड, थोड़ा सा अलग, इसको नोट कीजिए। ये जो आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मतलब NCERT का सवाल है। लिखिएगा, हाउ मच एनर्जी required to ionize a hydrogen atom if the electron occupies n is equals to 5 orbit। Compare your answer with ionization energy of hydrogen atom। एनर्जी required to remove electron from n is equals to 1 orbit। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड पे, इसमें एक टर्म है आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बार और आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग वर्ड यूज किए हैं इस चैप्टर में, और उस वक्त आपको ये बताए थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी को डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। अभी आप आयोनाइजेशन एनर्जी बस इतना समझिए कि किसी एटम से अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, किसी अकेले एटम से, मतलब एटम आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, अकेले स्टेट में होना चाहिए, ये नहीं कि किसी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं हो, कोई दूसरे एटम से वो कंबाइन किया हुआ नहीं हो। कोई अगर अकेला एटम है और अगर आप अकेले एटम से चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तो उस प्रोसेस में जो आप एनर्जी दीजिएगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। पहले तो क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन धीरे धीरे बताते हैं समझा समझाकर। क्वेश्चन है कि कितना एनर्जी का जरूरत है अगर आप हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना चाहते हैं। कितना एनर्जी का जरूरत है अगर आप हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना चाहते हैं, मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है तो 5वें ऑर्बिट में है। तो इतना तो बात समझ आइए कि जब ये NCERT का क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को 5वें ऑर्बिट से निकालना है हाइड्रोजन एटम के,
इसका मतलब कि हाइड्रोजन में 5वां ऑर्बिट होता है, और हम आपको बताएं कि हाइड्रोजन क्या कोई भी एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है। तो खैर पहले हाइड्रोजन का एक फिगर बना दे, न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। क्वेश्चन के अनुसार इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट में है, आपको उसको हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। बाहर निकालने का मतलब कि उसको इनफाइनाइटवें ऑर्बिट में पहुंचाना है। क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का मतलब कि 5वें ऑर्बिट से उसको इनफाइनाइटवें ऑर्बिट में पहुंचाना है। जहां इलेक्ट्रॉन शुरुआत में है वहां की एनर्जी को इनिशियल एनर्जी, जहां उसको पहुंचाना है वहां की एनर्जी को फाइनल एनर्जी हम लोग कहते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि 5वें ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो कितना एनर्जी का जरूरत होगा। तो जो एनर्जी हमको निकालना है वो निकालने का फॉर्मूला है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। पांचवें ऑर्बिट से पहुंचाना है इनफाइनाइटवें ऑर्बिट में, तो फाइनल एनर्जी ई इंफिनिटी, इनिशियल एनर्जी E5। इनफाइनाइटवें ऑर्बिट का एनर्जी का वैल्यू 0, 5वें ऑर्बिट का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला लिखना है। इस क्वेश्चन में कहीं पे यूनिट का चर्चा नहीं किया है कि आप एनर्जी जूल में निकालो, कि आप एनर्जी अर्ग में निकालो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। अगर जूल कहता तो जूल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता, अर्ग कहता तो अर्ग वाला लगाना पड़ता। यहाँ पर कोई यूनिट का जिक्र नहीं किया है तो हम लोग चालाकी दिखाएंगे और सबसे छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो -13.6 इंटू Z², हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन के लिए तो Z1 होता है, अब 5वां ऑर्बिट है तो 5², माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आएगा 0.544। इतना अगर आप एनर्जी दे दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। ये यहां तक सवाल तो बन गया। अब कह रहा है इसी में अपने इस आंसर को कंपेयर करो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम से। इसका मतलब हुआ यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है उस एनर्जी से जो कि जरूरत है इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है पहले ऑर्बिट से, तब मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे होता और अगर यहां से अगर इसको बाहर निकालना होता तो जो एनर्जी देना पड़ेगा उस एनर्जी से इस एनर्जी को कंपेयर करने को कह रहा है। तो इस एनर्जी को हम E1 मान लिए, E1, और इस एनर्जी को हम E2 मान लेंगे। 5वां से जब बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन को तो उसको हम E1 मान लिए। यहां पर फिगर में E1 और E2 दिखाने का जरूरत नहीं है, वो यहीं से दिख जा रहा है। तो ये हो गया E1। अगर 5वां से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो जो एनर्जी देना पड़ा उसको E1 मान लिए। अब हम लोग E2 निकालने जा रहे हैं। तरीका यही है, फाइनल माइनस इनिशियल। इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है इन्फिनिटी में तो फाइनल हो गया E इंफिनिटी, और कहां से तो पहले ऑर्बिट से, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट। E इंफिनिटी हो गया 0 और ये हो गया -13.6 इंटू Z²/n², जो कि आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको इसको और इसको कंपेयर करना है। E1 डिवाइडेड बाई E2 कर दीजिए या E2 डिवाइडेड बाई E1 कर दीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा E2 डिवाइडेड बाई डेल्टा E1 कर दिए। डेल्टा E2 का वैल्यू बड़ा था इसीलिए हम इसको ऊपर कर दिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डेल्टा E1 कितना है तो 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा E2 डिवाइडेड बाई डेल्टा E1, इसको काटिएगा तो 25 टाइम्स में कट जाएगा ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा E2 इज इक्वल्स टू 25 टाइम्स ऑफ डेल्टा E1, ये रिलेशन होगा। यही है कि क्वेश्चन कह रहा था कि कंपेयर करिए अपने इस आंसर को, इसका ये जो आंसर आ रहा है, मतलब सॉरी अपना ये जो आंसर आ रहा है इस आंसर को कंपेयर करिए उस एनर्जी से जो एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में हो तो
तो पहले ऑर्बिट से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इतना एनर्जी देना पड़ रहा है। अब इस एनर्जी में अगर हमको कंपैरिजन करना है तो दोनों का रेशियो लेके इसको इस तरीके से कंपेयर कर दिया। नोट कर लीजिए, ये 7वां पॉइंट हम लोग का पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब और भी क्वेश्चन इसमें दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और वो क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, वो आपको खुद बनाना होगा। अगले लेक्चर में हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन होमवर्क लिखिएगा। हाउ मच एनर्जी in joule is required to shift electron in a hydrogen atom? How much energy in a joule is required to shift electron in a hydrogen atom from n बराबर 1 से n बराबर 3 ऑर्बिट? देखिए थोड़ा सा हम आपको यहां पे हिंट कर दें। न्यूक्लियस बनाइएगा, ऑर्बिट बनाइएगा, ऑर्बिट का नंबरिंग दे दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में शिफ्ट कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि कितना जूल एनर्जी चाहिए, कितना जूल एनर्जी। जहां पे इलेक्ट्रॉन शुरू में है वहां के एनर्जी को इनिशियल, जहां पे पहुंचाना है वहां के एनर्जी को फाइनल। डेल्टा ई निकालने का तरीका है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, और इस तरीके से आप इसको घर पे बनाएंगे। यहाँ जो फाइनल एनर्जी का वैल्यू होगा, इनिशियल एनर्जी का वैल्यू होगा, वो रखिएगा। फॉर्मूला आप जूल वाला रखिएगा। इसको आप बनाने का प्रयास करिएगा। अगले लेक्चर में इसका पहले सॉल्यूशन बताएंगे और उसके बाद बाकी का जो भी पॉइंट्स है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। एनफ फॉर द डे।